Hello everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss a new chapter of class 12th biology, that is organisms and population. Okay, so let's start the chapter. What is ecology? Ecology is the studies, interactions among and between organisms and its physical environment. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इकोलॉजी. व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या है? इंटरेक्शंस हैं किस किस के बीच में? ऑर्गेनिजम्स के आपस में इंटरेक्शंस, और जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उनके बीच का इंटरेक्शन. ठीक है. सो इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं? ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड बायोम्स. ओके. सो डिफरेंट इकोलॉजी, हाउ डिफरेंट organisms adapt to their environment. सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाते हैं. ठीक है. डिफरेंट बायोम्स फॉर्म क्यों होते हैं? सो एनुअल वेरिएशंस होती हैं इंटेंसिटी में, ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर. ना एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन में भी एनुअल वेरिएशंस होती हैं. नाउ कम टू मेजर बायोम्स ऑफ वर्ल्ड. अब वर्ल्ड के जो मेजर बायोम्स हैं वो हैं डेजर्ट, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा. ओके. Now, regional and local variations for wide variety of habitats. अलग अलग habitat के लिए अलग अलग regional and local variations भी होती हैं. Life exist करती है favorable conditions में भी और extreme habitat में भी life है. ठीक है. बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट. बायोटिक मीन्स होता है लिविंग. तो जो लिविंग कंपोनेंट है एक हैबिटेट के, हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है रहने का स्थान, है ना. सो वो है पैथोजन, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स. ओके. नाउ कम टू इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल ए बायोटिक एनवायरनमेंट. ओके. दिस इज इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या है? स्टडी है ये इंटरैक्शंस की. किस किस के बीच में? ऑर्गेनिजम्स के बीच में. आपस में कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो इकोलॉजी है. एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट. जो ऑर्गेनिज्म है उनके चारों तरफ जो भी फिजिकल उनकी कंडीशंस हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट है उनका, उसकी जो स्टडी है दैट इज इकोलॉजी. ओके. नाउ इकोलॉजी में 4 लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के. कौन कौन से? ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड बायोम्स. ओके. ना इकोलॉजी अगर हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पर देखें तो एक तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है. ठीक है. वो क्या है? organisms adaptation to their environments for survival and reproduction. ये क्या है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जो इकोलॉजी है, ऑर्गेनिज्म ने जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने सर्वाइवल के लिए, अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए जो भी अडेप्टेशंस की हुई हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. ओके. नाउ रोटेशन ऑफ अर्थ around sun, tilt of its axis, result in annual variations in the intensity, duration of temperature, annual variations in precipitation, resulting in distinct seasons. देखिए अर्थ क्या करती रहती है? रोटेट करती रहती है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है ना. टिल्ट है उसकी एक्सिस, जो है थोड़ी सी टिल्टेड है, मतलब थोड़ी सी वो टेढ़ी सी है, मतलब. ठीक है. इससे क्या होता है? एनुअल वेरिएशंस आती हैं हर टाइम टू टाइम, मतलब वेरिएशंस आते रहते हैं, है ना. इंटेंसिटी में या टेम्परेचर की ड्यूरेशन में भी चेंजेस आते रहते हैं. एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन्स. अलग अलग सीजन्स हैं, इस वजह से ही पॉसिबल हो पा रहे हैं. ठीक है. रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स. डेजर्ट बन रहे हैं, रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा है, वो सब इसी वजह से तो क्या है? क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है सन के चारों तरफ, और उसकी एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड है. ओके. Now come to the fifth point, that is regional and local variations within each biome. एक biome में जो regional और local variations हैं उसकी वजह से होता क्या है? उसकी वजह से formation होता है wide variety of habitats का. उसकी वजह से different types की variety के habitats देखने को मिलते हैं. Okay. Now major abiotic physiochemical factors. अब देखिए abiotic physiochemical factors जो हैं, जो एक है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. ओके. तो ये फैक्टर्स देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर. ओके.
सो सीजनल वेरिएशन इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ लैंड, लैंड का जो एवरेज टेम्परेचर होता है उसमें भी सीजन के अकॉर्डिंग वेरिएशंस आते रहते हैं। डिक्रीज होता है वो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स टॉप्स। देखिए टेम्परेचर इक्वेटर से जब हम पोल्स पर जाते हैं तो पोल्स पर टेम्परेचर कम होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से अगर अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, ओके, अर्थ, इक्वेटर एंड पोल्स, ओके। तो जब हम इक्वेटर से चलेंगे पोल्स की तरफ, इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, ये भी तो पोल है ना, दिस इज इक्वेटर। इस तरीके से जब हम जाएंगे इक्वेटर से पोल्स की तरफ तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। एंड प्लेन से जब हम माउंटेन के टॉप पर जाते हैं, जब हम प्लेन से माउंटेन के टॉप पर जाएंगे, यहाँ से जब हम इस साइड में माउंटेन के टॉप पर जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, ओके। Now ranges sub-zero, polar and high altitude greater than 500 degrees Celsius in desert. Range temperature ranges sub-zero means माइनस में टेम्परेचर होता है पोल्स पर, एंड हाई एल्टीट्यूड्स पर जैसे जैसे जाते हैं तो 500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर। Thermal springs and deep sea hydrothermal vents temperature exceed 100 degrees Celsius. So thermal spring में deep sea hydrothermal vents में temperature 100 degree Celsius से ज़्यादा होता है, ठीक है। Affects kinetics of enzyme and metabolic activity and other physiological functions of organism. इससे क्या होता है, जो enzymes की kinetics है, means जो enzyme की functioning कैपेसिटी है, वो मेटाबॉलिक उसकी एक्टिविटी जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, एंजाइम की काइनेटिक्स हैं, ये सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं ऑर्गेनिजम्स के, उन सब पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ओके। नाउ व्हाट इज यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल? देखिए एक और तो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूरीथर्मल और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टीनोथर्मल। तो जो यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन टॉलरेट, thrive in wide range of temperature, okay, and stenothermal organisms cannot tolerate wide range of temperature, they tolerate narrow range of temperature. यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, बट स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, स्टीनो मीन्स कि वो बस नैरो रेंज को ही टेम्परेचर की टॉलरेट कर पाएंगे, ओके। जैसे इसी तरीके से यूरी हेलाइन एंड स्टीलो हेलाइन भी होता है, वो हम वाटर के केस में अभी डिस्कस करेंगे, ओके। देखिए ये वाटर है। नाउ कम टू वाटर। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन वाटर। प्रोडक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करती है, वाटर पे डिपेंड करती है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन 5 से कम होती है इनलैंड वाटर में, ओके। एंड सी वाटर की अगर हम बात करें तो सी वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन 30 to 35 होती है। एंड हाइपर सलाइन लेगून्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन ग्रेटर दैन 100 है, ओके। अब देखिए यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म एंड स्टीनो हेलाइन। हेलाइन है कि वो कितना सॉल्ट कंसंट्रेशन को, कितनी सैलिनिटी को टॉलरेट कर पा रहे हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाते हैं, मीन्स उनको अगर सॉल्टी ज़्यादा है वाटर तब भी थोड़ा वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पर भी। तो यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी एंड स्टीनो हेलाइन ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। देखिए आप फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो है, फ्रेश वाटर एनिमल्स, वो लंबे समय तक सी वाटर में नहीं रह सकते हैं, और जो सी वाटर के ऑर्गेनिजम्स हैं वो लंबे समय तक फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको, है ना। Now come to next topic, that is light. Plant produce food. प्लांट फूड प्रोड्यूस करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं ना प्लांट्स। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस पे लाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हर्ब्स एंड श्रब्स ओवरशैडोड बाय tall canopied trees
जो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, वो तो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर शेडो होती है टॉल कैनोपी ट्रीज की, है ना। फोटोसिंथेसाइज अंडर वेरी लो लाइट, तो जो हर्ब्स और श्रब्स हैं वो तो फोटोसिंथेसाइज कर लेते हैं, वो अपना फूड बना लेते हैं जब लाइट की कंडीशंस कम होती है, जब लाइट कम उन्हें मिलती है तब भी वो बना लेते हैं हर्ब्स एंड श्रब्स अपना फूड, ओके। एंड some plants fulfill photoperiodic requirement for flowering through light, कुछ plants अपनी photoperiodic requirement को fulfill करते हैं, वो फ्लावरिंग तभी कर पाएंगे जब उनको लाइट मिलेगी ठीक से, ठीक है ना। एनिमल्स यूज करते हैं ड्यूरनल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड फॉर टाइमिंग देयर फोरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज। देखिए एनिमल्स भी लाइट पे डिपेंड होते हैं, वो अपनी ड्यूरनल और सीजनल जो वेरिएशंस होती हैं लाइट इंटेंसिटी में, फोटो पीरियड में, वो भी उसके अकॉर्डिंग अपने फॉरेजिंग एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी करेंगे, माइग्रेटरी एक्टिविटीज़, वो सब अपनी लाइट के अकॉर्डिंग ही तो करते हैं। जैसे हम लोग भी रात को सो जाते हैं, है ना, और दिन में अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब देखिए ग्रेटर देन 500 मीटर डीप इन ओशन, ओशन में 500 मीटर डीप, वहाँ पे लाइट तो पहुँचती नहीं है, सनलाइट, है ना, तो वहाँ स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट ऐसे वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म, जो स्पेक्ट्रम का जो यूवी कंपोनेंट होता है वो हार्मफुल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट point, that is soil. Nature and properties depends on climate weathering process. इसकी जो नेचर है, इसकी जो क्वालिटी है सॉइल की, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, वेदरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है। देखिए सॉइल की जो कंपोजिशन है, ग्रेन का साइज है, एग्रीगेशन है, ये डिटरमाइन करता है पर्कोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कि सॉइल मीन्स कि उसमें वाटर को कितना होल्ड करने की कैपेसिटी प्रेजेंट है। पीएच है, मिनरल कंपोजिशन है, टोपोग्राफी है, ये वेजिटेशन को डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल का पीएच कम है, ज़्यादा है, मिनरल्स कितने हैं उसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारी जो भी कंडीशंस है वो उसके वेजिटेशन को डिटरमाइन करते हैं। नाउ कम टू एक्वाटिक एनवायरनमेंट। एक्वाटिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करती हैं कि एनिमल कैसा होगा, बेंथिक होगा, वो कहाँ पे मतलब सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के बायोम्स आपको गिवन है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, एनुअल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और एनुअल प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग। देखिए डेजर्ट एरिया में क्या है, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पे तो गिवन है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है, मींस वहाँ पे रेनफॉल कितना हो रहा है, और वाई एक्सिस पर इस फिगर में यू कैन सी दिस फिगर इन योर एनसीईआरटी बुक, ओके, मीन एनुअल टेम्परेचर आपको गिवन है यहाँ पर। तो देखिए जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर तो हाई है एंड प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल वहाँ पर बहुत ही कम है डेजर्ट एरिया में। ग्रासलैंड में भी रेनफॉल काफ़ी हाई है, नहीं सॉरी, रेनफॉल वहाँ पर काफ़ी कम है, और टेम्परेचर ग्रासलैंड में भी डेजर्ट से भी ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तो वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी हाई है। टेम्परेट फॉरेस्ट में ना रेनफॉल ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता, ठीक ठीक होता है टेम्परेट फॉरेस्ट में, दोनों चीज़ें, टेम्परेचर भी और रेनफॉल भी, ओके। ना कोनीफेरस फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी हो जाता है कोनीफेरस फॉरेस्ट में रेन, और यहाँ पे टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा की बात करें तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर माइनस में भी पहुँच चुका है ना, और रेनफॉल भी यहाँ पर कम है। अब देखिए ये मेजर बायोम्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये वाली पिक्चर ए। बी है डेसिडियस फॉरेस्ट, नेक्स्ट दिस इज डेजर्ट एंड लास्ट इज सी कॉस्ट। ये डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स प्रेजेंट जो हैं इंडिया में, उनकी पिक्चर्स आपको शो की हुई है। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी कॉस्ट, ओके।
नाउ लाइफ प्रेजेंट होती है फेवरेबल हैबिटेट्स में, यू ऑल नो लाइफ फेवरेबल हैबिटेट्स में प्रेजेंट होती है। एक्सट्रीम हैबिटेट जहाँ पर होगा, हार्श हैबिटेट जहाँ पर होगा, वहाँ पर तो अडेप्टेशन ही करनी पड़ेगी, तभी लाइफ पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, ये की एलिमेंट्स होते हैं क्रिएटिंग वेरिएशन इन डिफरेंट हैबिटेट्स, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। ये सारी जो भी की एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, इन्हीं पे तो लाइफ डिपेंड करती है। ये की एलिमेंट है जो वेरिएशंस को क्रिएट करते हैं अलग अलग हैबिटेट्स के फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में। नाउ कम टू द नेक्स्ट 9th पॉइंट, बायोटिक कंपोनेंट। बायो मीन्स अभी मैंने आपको बताया था, बायो मीन्स है लिविंग। सो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे पैथोजेंस हैं, पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को कैरेक्टराइज करते हैं। ओके, now come to 10th point, all together adaptation over time in organisms। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जैसे टाइम टू टाइम ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम किसी एरिया में रहते हैं तो हम वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, है ना। गोन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन होगा, फिर क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। अडेप्टेशन जो भी कर लेगा ऑर्गेनिज्म, उसका नेचुरल सिलेक्शन होके इवोल्यूशन हो जाएगा और वो सर्वाइव करेगा, वही रिप्रोडक्शन कर पाएगा, है ना। जैसे हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था, सर्वाइवल होता है किसका? फिटेस्ट का। पहले स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल करना पड़ता है, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है ना। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट नंबर 11, इकोलॉजिकल निके। इकोलॉजिकल निके क्या है? टॉलरेबल रेंज ऑफ कंडीशन इन हैबिटेट। हैबिटेट में जो भी टॉलरेट करने वाली कंडीशंस हैं, है ना। डाइवर्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, अलग अलग रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हम। डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का उसके इकोसिस्टम में क्या रोल है, उससे ही उसका इकोलॉजिकल निके प्रोड्यूस होता है, बनता है, मतलब, ठीक है। वही उसका इकोलॉजिकल निके होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके इकोसिस्टम में क्या फंक्शनल रोल है। हर ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में अलग अलग फंक्शनल रोल करता है, ठीक है। जैसे हमारा घर ही है, तो उसमें हमारे घर में हमारे साथ कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे हमने कोई पेट पाल रखा है ना, तो क्या होगा? वो भी रहेगा हमारे साथ, है ना। और जैसे कुछ लिजार्ड वगैरह भी होती है घर में, है ना, तो वो उसका अपना इकोलॉजिकल निके है, हमारा अपना इकोलॉजिकल निके है। हम अपना फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं और इकोसिस्टम में, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हमारे साथ रह रहे हैं, मंकीज़ भी होते हैं हमारे घर के आसपास, है ना, तो उनका भी मतलब इकोलॉजिकल निके है वही, ठीक है। एक हैबिटेट में कई सारे इकोलॉजिकल निके प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके, क्योंकि वो क्या होते हैं? वो तो फंक्शनल रोल है जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है अपने इकोसिस्टम में, ठीक है ना। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे टेम्परेचर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है। ये सीजनल वेरिएशन को शो करता है, डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स पर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। हाइट इंक्रीज होने पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और इक्वेटर से जब हम पोल्स पर जाएंगे तब भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 50 डिग्री इन समर, सब जीरो इन पोलर एंड हाई एल्टीट्यूड। देखिए, सब जीरो हो जाता है, मतलब माइनस में पहुंच जाता है टेम्परेचर पोलर एरियाज में एंड हाई एल्टीट्यूड पर, ठीक है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है समर में। देखिए, अभी हमने पीछे देखा था, वो मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पर। हाई एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर कम हो जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर सब जीरो में पहुंच जाता है,
हाई एल्टीट्यूड एरिया, अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, greater than 100 degree Celsius hydrothermal vent, but life is present in these varied temperature. but life तो varied temperature में भी present होती है, अलग अलग temperature में, ये थोड़ा ना है कि life वहाँ पर present नहीं है, harsh conditions में भी life present होती है adaptations की वजह से. ट्रॉपिकल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन. देखिए ये हो सकता है कि ट्रॉपिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पोलर रीजन में नहीं एंड पोलर ऑर्गेनिजम्स ट्रॉपिकल रीजन में नहीं रह सकते. एग्जाम्पल जैसे मैंगो है, वो पोल्स पे ग्रो नहीं करेगा. पोलर बियर है, वो केरला में हाई टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाएगा. नाउ organisms can be eurythermal as we have already seen. यूरीथर्मल जो फ्यू टॉलरेट हाई एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स काफ़ी कम हैं यूरीथर्मल जो टॉलरेट कर पाते हैं हाई एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी वो रह सकते हैं. स्टीनोथर्मल वेस्ट मेजॉरिटी है, वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स स्टीनोथर्मल हैं, वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही रह पाते हैं. डिटरमाइन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्लोबल वार्मिंग वुड अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. आप देखिए ए बायोटिक कंपोनेंट है वाटर, विदाउट वाटर लाइफ इज अनसस्टेनेबल, वी ऑल नो दिस थिंग, है ना. अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अडेप्टेशन कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म, अडेप्ट हो जाते हैं जैसे उनको वाटर अवेलेबल होता है. जैसे हाइड्रोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं, ये सब अफेक्ट, इनकी सबकी मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब वाटर पे डिपेंड करता है. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जो क्वालिटी है, केमिकल कंपोजिशन है, पीएच है वाटर का, वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो लेस देन 5 पीपीटी होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन इन लैंड वाटर में, 30 to 35 पीपीटी होता है सी वाटर में, और ग्रेटर देन 100 पीपीटी होता है इन सम हाइपरसलाइन लगून्स में. ऑर्गेनिजम्स यूरी हेलाइन भी हो सकते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट सैलिनिटी को अडेप्ट कर चुके होते हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को वो रह सकते हैं उसमें, ठीक है. और स्टीनोहेलाइन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में ही रह पाते हैं. फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव इन सी एंड सी वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर. क्यों? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको. अब देखिए एबायोटिक कंपोनेंट है लाइट, तो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ये अभी हमने सब डिस्कस किया हुआ है, मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको. ग्रोइंग इन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट में भी ग्रो कर जाते हैं. अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस, ये वेरी लो लाइट कंडीशंस में भी क्योंकि इनके ऊपर तो कैनोपी होती है टॉल ट्रीज की, तो ये वेरी लो लाइट कंडीशंस में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है. अफॉटिक जोन इन सी बिलो 500 मीटर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी होती है उनके लिए, जैसे रेड एल्गी है, वो फोटोसिंथेसिस डीप सी वाटर में भी कर पाती है क्योंकि उसके अंदर फाइकोबिलिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है. यूवी रेस की बात करें तो वो तो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है, ये आप सभी जानते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट सॉइल है, इसकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी वेरी करती है. वो किस पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट पर, सॉइल के डेवलपमेंट पर, वेदरिंग प्रोसेस पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, सेडिमेंट्री पे. ओके, अब नाउ पर्कोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, वो भी सॉइल की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है, ग्रेन के साइज पे, एग्रीगेशन पे. सॉइल डिटरमाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन, सॉइल से ही हम डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ किस टाइप का वेजिटेशन होगा, किस टाइप के प्लांट्स वहाँ पर हो सकते हैं, उसका क्या पीएच है सॉइल का, मिनरल कंपोजिशन क्या है, टोपोग्राफिक कैरेक्टर्स क्या हैं वहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन, टाइप ऑफ एनिमल इन दैट रीजन पे भी डिपेंड करते हैं, किस टाइप के एनिमल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं. एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करती हैं टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स.
होमियोस्टेसिस क्या होता है? होमियोस्टेसिस रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, मीन्स कि हमारे अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है, लाइक ऑप्टिमल टेम्परेचर है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स की, तो वो तो कांस्टेंट रहती हैं, टू परमिट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस विद मैक्सिमल एफिशिएंसी, रिजल्टेंट फिटनेस ऑफ द स्पीशीज। इससे क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो सकते हैं मैक्सिमल एफिशिएंसी के साथ, इससे स्पीशीज फिट रहती हैं। ठीक है। रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, उनको जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल है, वाटर है, इन सब एबायोटिक फैक्टर्स को कैसे ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्स कर पाते हैं? सो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेट। सो रेगुलेट कैन मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। उनको क्या होता है कि बाहर का एनवायरनमेंट चाहे कितना कैसा ही हो, बाहर टेम्परेचर कितना ही हो, उनकी बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर पाते हैं फिजियोलॉजिकल मीन्स से, इंश्योर करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, मीन्स थर्मो रेगुलेशन भी कर पाते हैं वो और ऑस्मो रेगुलेशन भी कर पाते हैं। समर सीजन में आउटसाइड टेम्परेचर तो हमारी बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है ना, स्वेट करने लगते हैं तब हम, जैसे हम लोग हैं ना ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स की बात चल रही है यहाँ पर। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जब बॉडी टेम्परेचर कम होता है और आउटसाइड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है समर सीजन में, तब हम स्वेटिंग करने लगते हैं, हमें पसीने आने लगते हैं। उससे क्या होता है, इवेपोरेटिव कूलिंग होने लगती है, ब्रिंग्स डाउन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए ऐसा होता है। विंटर्स में क्या होता है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, आउटसाइड टेम्परेचर 37 से कम होता है ना, तो हम शिवर करने लगते हैं, हम कांपने लगते हैं, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम कांपने लगते हैं तो उससे हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो समर सीजन में इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम स्वेटिंग करते हैं, एंड विंटर सीजन में इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम शिवरिंग करने लगते हैं। ठीक है। नाउ प्लांट्स डू नॉट हैव मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, प्लांट्स के पास तो कोई मैकेनिज्म है नहीं, वो तो कोई स्वेटिंग या शिवरिंग नहीं करते हैं अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कन्फर्म। कन्फर्म के नॉट मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कन्फर्म वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते। एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है हम बॉडी फ्लूइड का चेंज विद एम्बियंट एयर, एम्बियंट मीन्स जैसी एटमॉस्फेयर में, बाहर एटमॉस्फेयर में जैसी एयर होगी उसी के अकॉर्डिंग उनके बॉडी का फ्लूइड भी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाती है। जैसी एम्बियंट एयर है, वाटर है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस जैसी हैं। कन्फर्मर्स की इंटरनल बॉडी की कंडीशंस भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गया तो कन्फर्मर्स जो होंगे उनकी बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, वो मेंटेन नहीं कर सकते अपनी बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट ऑर्गेनिजम्स केवल कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ they not able to bear the energetic expenses to maintain the constant body temperature, वो कोई energetic expense नहीं करते हैं अपने body temperature को maintain करने के लिए। heat loss, heat gain is a function of surface area, अब जो heat loss है, heat gain है, ये क्या होता है, surface area से ही तो हो रही है। जैसे हम heat loss कर रहे हैं या heat gain कर रहे हैं तो अपने body surface से ही तो कर रहे हैं, है ना। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना, देखिए अभी हम बात कर लेते हैं श्रीव्स और हमिंग बर्ड्स के बारे में। लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, ये बहुत छोटे से होते हैं, है ना। तो इनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू उनका वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम अगर हम कंपेयर करें तो वॉल्यूम तो उनका कम है, लेकिन सरफेस एरिया उनके अंदर ज़्यादा होता है। सो लॉस बॉडी हीट फास्ट, तो वो जल्दी से अपनी बॉडी हीट को लॉस कर देते हैं जब ठंड होती है बाहर, है ना। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही तो हीट ट्रांसफर होती है। फिजिक्स में यू हैव स्टडी इन फिजिक्स।
हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। तो जब बाहर ठंड होगी, बाहर का टेम्परेचर कम होगा, तो जो श्रीव्स हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, वो अपनी बॉडी की हीट को बाहर की साइड में लॉस कर देंगे, मतलब एटमॉस्फेयर में लॉस कर देंगे। उनकी बॉडी से आउटसाइड एनवायरनमेंट में हीट ट्रांसफर होने लगेगी। दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। उनको मेटाबॉलिज्म से बॉडी हीट को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब देखिए माइग्रेट, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जैसे वो टेम्परेरीली माइग्रेट कर जाते हैं। जो स्ट्रेसफुल हैबिटेट होता है उनके लिए, वहाँ वो नहीं रह पा रहे हैं, तो वो कहीं और चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स भी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है किसी एरिया में, तो वो कहीं कुछ दिन के लिए घूमने चले जाते हैं ना, शिमला वगैरह। तो इसी तरीके से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी मतलब माइग्रेट कर जाते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स मूव अवे टेम्परेरीली, कुछ समय के लिए टेम्परेरीली ऑर्गेनिजम्स मूव कर जाते हैं स्ट्रेसफुल हैबिटेट से मोर हॉस्पिटेबल एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ पे वो अच्छे से रह पाएँ, एंड फिर वो वापस आ जाते हैं जब स्ट्रेसफुल पीरियड उनका ओवर हो जाता है, वहाँ की कंडीशंस जब नॉर्मल हो जाती हैं, तो वो फिर वही अपने नेचुरल हैबिटेट में वापस आ जाते हैं। अब बहुत सारी बर्ड्स हैं ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज। बहुत सारी बर्ड्स अपने हॉस्पिटेबल एरिया में चली जाती हैं, मींस वो अपने नेचुरल हैबिटेट से दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक माइग्रेट करती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस माइग्रेट करती हैं हर विंटर। फेमस कियोलैडो नेशनल पार्क जो है भरतपुर राजस्थान में, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से, ठीक है, एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से, और ऐसे एरिया से जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ से राजस्थान में आ जाती हैं वो बर्ड्स, ठीक है। क्योलैडो नेशनल पार्क भरतपुर में। ओके, आपने साइबेरियन क्रेन का नेम भी सुना होगा, वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना। अब देखिए सस्पेंड, बैक्टीरिया है, फंजाई है, लोअर प्लांट्स हैं, वो थिक वॉल्ड स्पोर्स फॉर्म करते हैं, वो हेल्प करती हैं उनकी सर्वाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशंस को में, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है, तब ये ऑर्गेनिज्म एक मोटी सी वॉल आ जाती है इनके स्पोर्स के चारों तरफ, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स के। हायर प्लांट्स की बात करें तो उसमें जो सीड्स हैं या कुछ अदर वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, सर्व मीन्स टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड हेल्प इन डिस्पर्शल ऑल्सो। उन प्लांट्स में क्या होता है, उन सीड्स में क्या होता है, या कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, वो डिस्पर्सल कर लेते हैं टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस पीरियड को टाइड ओवर करने के लिए, एंड हेल्प इन डिस्पर्शल ऑल्सो, उनमें डिस्पर्शल हो जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, एंड गॉट इनटू अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी की स्टेट में वो चले जाते हैं। डॉर्मेंसी मीन्स इनएक्टिविटी की स्टेट में, वो उस समय कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं जब सस्पेंड पीरियड में सस्पेंड पीरियड चल रहा होता है। नाउ हाइबरनेशन क्या होता है, आपने सुना होगा कुछ कंडीशंस में, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो स्पेंडिंग विंटर विद स्लो मेटाबॉलिज्म, एग्जांपल बियर। बियर क्या करता है, कुछ टाइम के लिए वो स्लो मेटाबॉलिज्म कर लेगा अपनी, और विंटर को स्पेंड करने के लिए वो हाइबरनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन, और समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन। ये ध्यान रखिएगा, विंटर स्लीप इज हाइबरनेशन, एग्जाम्पल इज बियर, एंड समर स्लीप इज एस्टिवेशन, एग्जाम्पल इज सम स्नेल्स एंड फिश। ओके, समर स्लीप क्या है, एस्टिवेशन। समर के टाइम पर हीट को अवॉइड करने के लिए डेसिकेशन विद स्लो मेटाबॉलिज्म स्टेट, वो स्लो मेटाबॉलिज्म स्टेट में पहुंच जाते हैं, ठीक है, जैसे सो जाते हैं ना, इस टाइप से हो जाते हैं वो एनिमल्स। स्नेल्स एंड फिश एस्टिवेशन करते हैं, समर स्लीप करते हैं, और हाइबरनेशन करते हैं बियर, विंटर स्लीप। नाउ डायापॉज, डायापॉज एक स्टेज है सस्पेंडेड डेवलपमेंट की जू प्लैंकटन की स्पीशीज में। लेक्स में और पॉन्ड्स में जू प्लैंकटन की स्पीशीज भी डायापॉज स्टेज में पहुंच जाती हैं, सस्पेंड कंडीशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए ये
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिजमिक रेस्पॉन्स की। तो अगर एक्सट्रीम लेवल एक्सटर्नल लेवल है ये, एंड दिस इज देयर इंटरनल लेवल बॉडी कंडीशन। जो रेगुलेटर्स होते हैं उनमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्सटर्नल कंडीशंस इंक्रीज होती जा रही है, रेगुलेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल सेम वही रहता है, उन पर उनकी बॉडी का मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, चाहे एक्सटर्नल कंडीशन कैसी भी हो, कम हो टेम्परेचर, ज़्यादा हो। ठीक है, वो स्वेटिंग और शिवरिंग करके मैंने बताया था ना, वो रेगुलेट कर लेते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर, तो वो रेगुलेटर्स हैं, उनका इंटरनल लेवल सेम रहता है, एक्सटर्नल लेवल कुछ भी हो जाए। नाउ कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स में क्या होता है कि जैसा एक्सटर्नल कंडीशन होगी वैसे ही उनकी इंटरनल कंडीशन हो जाएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, मतलब एक्सटर्नल कंडीशन से। एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा, आउटसाइड एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो उनकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। और कुछ होते हैं पार्शियल रेगुलेटर, जो एक लेवल तक तो अपनी बॉडी को रेगुलेट कर पाते हैं, बट फिर वो मतलब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रेगुलेट, एनर्जी कंज्यूम होती है रेगुलेट करने में, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना पड़ता है, फिजियोलॉजिकल समटाइम बिहेवियरल चेंजेस से भी मीन्स इंश्योर करना पड़ता है कांस्टेंट बॉडी के टेम्परेचर को, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करनी पड़ती है। जितने भी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज़ हैं, वो तो थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कर लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स वाटर कंडीशंस को रेगुलेट करना। रीजन ऑफ मैमल्स सर्वाइवल फ्रॉम पोल टू डेजर्ट, मैमल्स क्यों सर्वाइव कर पाते हैं पोल से लेकर डेजर्ट में, हर एरिया में आपको मैमल मिलते हैं, तो उनके रीज़न यही है कि वो थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैमल स्वेटिंग इन समर, शिवरिंग इन विंटर मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन। मैमल्स जो है वो स्वेटिंग करते हैं समर सीजन में, शिवरिंग करने लगते हैं विंटर सीजन में, वो क्या है, उनके थर्मो रेगुलेशन का मीन्स है ना। इसी वजह से वो क्या कर पाते हैं, थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं, स्वेटिंग कर लेते हैं वो विंटर में, शिवरिंग कर पाते हैं विंटर्स में, तो उससे अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। श्रीव्स, हमिंग बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स नॉट फाउंड इन पोलर एरिया, ये सभी श्रीव्स हैं, हमिंग बर्ड हैं, स्मॉल मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये पोलर एरिया में नहीं पाए जाएंगे। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो होगा ना, मतलब उनका साइज कम होता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी से ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी, है ना। तो पोलर एरिया में क्योंकि हीट लॉस ना हो इसलिए वो नहीं पाए जाते हैं। कन्फर्म, कैनॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कन्फर्म वाले एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। 99% एनिमल्स, नियरली सभी प्लांट्स क्या होते हैं, कन्फर्म वाले टाइप में आते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स चेंज वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अपने बॉडी फ्लूइड की उनकी चेंज हो जाती है वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो इवॉल्व कर जाते हैं, उनमें एबिलिटी होती है रेगुलेट करने की, बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, लेकिन केवल कुछ एनवायरमेंटल की लिमिट तक, मतलब एक एनवायरमेंटल कंडीशन की लिमिट तक वो अपने आप को मेंटेन कर पा सकते हैं। ठीक है, बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म, उसके बाद वो भी कन्फर्म हो जाते हैं। अब देखिए, लोकलाइज्ड शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस में ऑप्शन फॉर ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल क्या है, या तो माइग्रेट कर जाओ, वो किसी दूसरे एरिया में चले जाओ, या फिर सस्पेंड कर जाओ, वही जो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन था ना, विंटर स्लीप समर स्लीप, वो कर लो, सस्पेंड कर लो, अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्लो डाउन कर लो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो लोकलाइज्ड शॉर्ट ड्यूरेशन में जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हो बाहर की, तब या तो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करते हैं या सस्पेंड कर लेते हैं।
देखिए माइग्रेशन क्या है, बिहेवियरल अडेप्टेशन है, बिहेवियर में अपने अडेप्टेशन लाते हैं, वो मूवमेंट करते हैं अवे फ्रॉम स्ट्रेसफुल एरिया टू हॉस्पिटेबल एरिया, स्ट्रेसफुल एरिया से हॉस्पिटेबल एरिया में चले जाते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं जब स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर हो जाती है। एग्जाम्पल इसका हमने देखा था क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान, डेस्टिनेशन फॉर साइबेरियन बर्ड फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न एरिया। ओके, नाउ कम टू सस्पेंड, रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, ये डॉर्मेंसी की स्टेट होती है, इसमें स्पोर्स जो होते हैं बैक्टीरिया के, फंजाई के, लोअर प्लांट्स के, उसमें थिक वॉल आ जाती है, थिक वॉल डेवलप हो जाती है सीड्स वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स में, हायर प्लांट्स में। ओके, नाउ from next video we will discuss from adaptations. Okay, if my video is helpful for you then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.